नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने जा रही हैं। जल्दी राज्यसभा में उनके लिए चुनाव होना है और बीजेपी और कांग्रेस में बहुत सारे नामों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि लगभग सहमति बन गई है कि कमलनाथ अब यहां से ट्रांसफर होंगे वापस दिल्ली। आपको पता है, बहुत लंबे समय तक सियासत केंद्र में करने के बाद वो मध्य प्रदेश आए और उन्होंने फिर सीएम की पद की कुर्सी भी संभाली थी और काफी दिनों से वो मध्य प्रदेश के अंदर ही सक्रिय थे, लेकिन उन्हें दोबारा राज्यसभा ट्रांसफर किया जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है। उधर बीजेपी में बहुत सारे नाम सामने चल रहे हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। तो दिल्ली जाएंगे कमलनाथ, ये माना जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव के बाद माना जा रहा था कि वो फिर से विधायक बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इसको लेकर कयास थे। कहा जा रहा है उनके नाम पर भी चर्चा हो रही कि उन्हें दिल्ली भेज देते हैं राज्यसभा। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता मंत्री में शुमार किए जाते हैं। इंदौर और आसपास के मालवा क्षेत्र में जबरदस्त पकड़, इन्हें भी दिल्ली भेजने की कयास लगाए जा रहे हैं। तो जब ये लोग दिल्ली जाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी के दिन अच्छे आएंगे, क्योंकि इनकी जगह जो जगह बन जाएगी, जो खालीपन ये छोड़कर जाएंगे, जो वैक्यूम ये क्रिएट करेंगे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय अगर प्रदेश की सियासत से निकलकर सूबे से आगे बढ़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं तो इंदौर और मालवा अंचल में फिर किसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, इस पर बात करेंगे। बात इस पर करेंगे कि नरोत्तम मिश्रा, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, अगर दतिया से निकलकर दिल्ली पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश की सियासत से दूर होता है, तो फिर इस वैक्यूम को भरने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल से कौन सा ब्राह्मण नेता होगा, चेहरा होगा, या कौन सा ऐसा क्षत्रप होगा वहां का जो बड़ी पद को पाने के लिए आगे आ जाएगा। और ठीक ऐसा ही हो रहा है कमलनाथ के साथ कि अगर कमलनाथ जाते हैं तो किसकी बल्ले बल्ले होगी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में। तो इनके ट्रांसफर होंगे या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है, और अगर होंगे तो किसके काम आएंगे, किसको होगा फायदा। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले हम बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का वो नपतुल्ला बयान सुना देते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आला कमान जो तय करेगा वो होगा, जो पार्टी तय करेगी वो होगी। ये बातें कहने की कुछ और है, करने की कुछ और होती हैं, लेकिन एक अनुशासित प्रवक्ताओं की तरह या अनुशासित जो नेता हैं उनकी तरह ये लोग बयान दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से जो भी राज्यसभा में जाएगा, पार्टी का उससे फायदा होगा, चाहे कोई वरिष्ठ जाए कि चाहे युवा। वरिष्ठ का अनुभव होता है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं पूरे प्रदेश में, आने वाले चुनाव में उससे पार्टी को फायदा मिलेगा। तो युवा अगर जाता है, निश्चित रूप से एक युवा जोश जाएंगे, उन्हें भी एक्सपीरियंस ऊपर की केंद्र की राजनीति का करने को मिलेगा। और ये सब निर्णय तो पार्टी के सभी नेता मिलजुल कर लेंगे और जो भी निर्णय होगा पूरी पार्टी उसके साथ। कांग्रेस की सीटों पर नजर कांग्रेस के ही विधायकों की है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं पर अब उनकी नीयत पर कांग्रेस के विधायकों को एतबार नहीं है। तो कांग्रेस अपने घर को संभाले और तब किसी बीजेपी पे आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीतिक शिष्टाचार से राज्यसभा चुनावों में जाएगी। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। कांग्रेस से राज्यसभा के लिए आगे आया कमलनाथ का नाम, दिल्ली ट्रांसफर से कांग्रेस में किसका बनेगा काम। बीजेपी से अचानक कैलाश विजयवर्गीय का नाम चला, उनकी जगह पर किसको होगा फायदा। नरोत्तम मिश्रा दतिया की जगह राज्यसभा के हो सकते उम्मीदवार, फिर ग्वालियर चंबल में किसका होगा उद्धार। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की अनोखी बिसात, मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर होंगे विजयवर्गीय, नरोत्तम और कमलनाथ। आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पैनल से आपका तारुफ करा रहा हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं आज सुनील जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उनका स्वागत करता हूं। राहुल राज जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। और गोपाल कृष्ण पाठक जी, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। आज मैंने अपने दर्शकों के लिए 2 पत्रकारों को इसलिए बुला लिया है क्योंकि ये दोनों नेता, जाहिर सी बात है कि वो बातें अपनी अनुशासन की बंदिशों को तोड़ करके नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है, और क्या ये नाम वाकई में ऐसा है कि जा सकते हैं दिल्ली, इस पर खुलकर बातचीत हो पाए, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा और सुनील जोशी जी को आज हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। चलिए सबसे पहले मैं आज सुनील जोशी जी आपसे शुरू करता हूं। जोशी जी जरा मुझे बताइए सर कि क्या बीजेपी
ये तो अब मन बना चुकी है कि कमलनाथ की या जो दिग्विजय की सीट खाली हो रही थी उस सीट पर कांग्रेस के लिए अब वो अपना फाइट नहीं करने जा रही है, क्योंकि पहले कयास लग रहे थे कि शायद वहां पर कुछ सेटिंग होकर के कांग्रेस विधायकों की वोट इधर आ जाएं। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं कि इस सीट को बीजेपी ने मान लिया है कि ये कांग्रेस के खाते में जाएगी, तो क्या कमलनाथ का जाना वहां तय है? कमलनाथ का नाम लगभग तय हो चुका है क्या? बड़ा सवाल कमलनाथ का, तो कमलनाथ उम्रदराज नेता है और मुझे लगता है कि शायद कमलनाथ को लेकर आपने जो कंफर्मेशन दी है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं किसी अन्य व्यक्ति पर दाव लगा सकती है कमलनाथ की जगह पर। सुनील जी, और क्या बीजेपी तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने के मूड में है, क्या लगता है आपको, या बीजेपी के दो जो उनके कैंडिडेट हैं वो पाकर के खुश है अभी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की अगर बात करें तो 30 सीट के लिए 58 विधायकों का बहुमत चाहिए, जो कांग्रेस के पास उससे ज़्यादा 4 विधायक मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीट है उसी पर उम्मीदवार खड़े करेगी। ठीक है, राहुल राज जी आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, देखिए बहुत सारे नाम चले और कमलनाथ पर आकर के कहा जा रहा है कि लगभग सहमति बन गई, हालांकि औपचारिक तौर पर आप मैं समझता हूं कि बोलना नहीं चाहेंगे, अधिकृत भी नहीं होंगे आप, लेकिन क्या कंसेंसस बन गया है, एक राय बन गई है, या अभी मंथन चल ही रहा है? धन्यवाद अभिलाष जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा का आपने हिस्सा बनाया और आज बड़े ही सकारात्मक माहौल में हमारे वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा कर रहे हैं जी। और लोकतंत्र में शुचिता वही होती है जिसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल जी कर रहे थे, और शुरुआत में इसी से करूंगा कि अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कैंडिडेट ही ना उतारे, शुचिता बनी रहेगी। जो सवाल आपने किया, देखिए हमारे विधायक दल के नेता के तौर पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सारे विधायकों की भावना और मंशा को पार्टी हाईकमान के समक्ष रख दिया है। पूरे पार्टी के सभी विधायक एकजुट एक स्वर में अपनी राय दे चुके हैं कि आलाकमान जो तय करेगा उस पर हम सभी लोग अपनी तरफ से मतदान करेंगे और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से इस पे आम राय बन जाएगी हमारा कैंडिडेट कौन होगा। बहुत सारे अलग अलग वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी में हैं और ना तो हमारे यहाँ नेताओं की कमी है, ना ही उनके समीकरणों की कमी है। क्या जातिगत समीकरण होगा, पार्टी को किस प्रकार का लाभ होगा, जैसा कि शैलेंद्र पटेल जी हमारे वरिष्ठ नेता बाइट में कह रहे थे, उन सारी भूमिकाओं पे मंथन चल रहा है कि किसको भेजने से पार्टी का आने वाले चुनाव में जातिगत समसामयिक विषयों पर और पार्टी किस प्रकार से मजबूत होगी, इस पे मंथन चिंतन लगभग पूर्ण होने की दिशा में है और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि एक बहुत ही परिपक्व नाम कांग्रेस की ओर से पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, मैं कृष्ण गोपाल जी आपके पास आता हूं। कृष्ण गोपाल जी, बीजेपी की 2 सीटें, आप 2 से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर भी अभी सहमति बनी है कि अभी आप इस पर भी इंतजार करेंगे आलाकमान जो कुछ कहेगा, या कम से कम इस बात को लेकर क्लियर है कि हम 2 पर ही कंटेस्टेंट जो है वो कर रहे हैं? आवाज दीजिए भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही है मुझे। कृष्ण गोपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी हाँ, अब आप सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। जी देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव होना है। 164 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, जीतने के लिए चाहिए 58 वोट। हमारे पास 116 वोट, 2 सीट हमारी सुरक्षित है, फिर भी हमारे पास 48 विधायक बचते हैं। राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हर चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और हमें मालूम है कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी अपने लोगों का ध्यान रखे। पिछली बार भी जो कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में टूटन हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर ही टूटन हुई थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे लिए राज्यसभा उच्च सदन है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए हारों का चयन है। आज मध्य प्रदेश में किन के नाम चल रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, और अभी तो जो एक सज्जन सिंह वर्मा बड़े सीनियर लीडर हैं, वो भी बोल चुके हैं कि मेरे मन में भी आकांक्षा जाग रही है कि मैं राज्यसभा में जाऊं। तो कांग्रेस पार्टी में एक अनार 100 बीमार हैं। आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को अपने आप को संभालने की है।
भारतीय जनता पार्टी तो संभली संभलाई है। एक बात मैं यहाँ पर कहकर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा के लिए उन नामों पर विचार किया जाता है जो जनता के बीच चुनाव नहीं जीत पाते हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार चुनाव हार रहे हैं, जीतू पटवारी जी इस बार चुनाव हार गए हैं, सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हार गए। छिंदवाड़ा सीट जो उनकी कमलनाथ जी की परंपरागत सीट हुआ करती थी, लोकसभा चुनाव में उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इसीलिए मैंने कहा राज्यसभा और चुनाव हारों का चयन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वह उच्च सदन है। हम भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर मध्य प्रदेश और देश की जनता को कमिटमेंट करते हैं कि देश की जनता मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए जो हमसे आशा और उम्मीद करती है, हम उस पर अक्षर से खड़े उतरेंगे। राज्यसभा में जाकर देश की बात करेंगे ना। ठीक है, सभी लोग देश की बात करते हैं। राज्यसभा में जाकर कृष्ण गोपाल जी, मैं आ जाता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, अब आपसे लेता हूं कठिन सवाल, जिसके लिए आज खासतौर पर आपको बुलाया था। कमलनाथ जी अगर चले जाते हैं राज्यसभा में तो किसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी मध्य प्रदेश में, महाकौशल में? सर आप खुल करके बताइएगा। दूसरा, नरोत्तम मिश्रा जी का नाम चल रहा है, वो चले जाते तो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा ग्वालियर चंबल अंचल से खाली हो जाएगी, उसके लिए रिक्तता रहेगी, उस पर किसके फायदे हो सकते हैं? और कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा बड़ा चेहरा अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए कि भेज दिया जाता है, तो इंदौर में फिर वन मैन शो किसका चलने वाला है? ये कोई बोलता नहीं, इसलिए आज मैंने ये कठिन काम दिया। बताइए। देखिए अभिलाष जी, बड़ा क्रूशियल डिबेट आज आपने रखा है टॉपिक पे, लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्ट्रेटजी को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक वो डिसीजन ना ले ले। रिसेंटली आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इवन छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर के चयन के बारे में क्या कोई जानता था या आपने कभी आकलन किया था? नहीं किया था, लेकिन बनाया, चौंका दिया। टिकट भी देखे, आपने देखा होगा कि कई लोगों को जो बड़े लीडर थे अभी 2023 के इलेक्शंस में, यहां पर उनको विधानसभा का, नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सोचा था कि उनको विधानसभा का टिकट लेके यहाँ स्पीकर बना दिया, टॉप 5 लीडरशिप में थे। तो बीजेपी के बारे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो क्या है, क्योंकि ये जो आप नाम दे रहे हैं ये कोई ऑफिशियल नाम तो अभी है नहीं, बिल्कुल नहीं, ना किसी ने ये कहा, केवल आकलन ही तो है। तो मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी क्या जॉर्ज कुरियन जैसे लीडर को, जो अभी प्रेजेंट में मिनिस्टर है, उनको कैसे हटाएगी? एक सवाल। दूसरा सवाल, सुमेर सोलंकी, एक ट्राइबल फेस जो 21% मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन है, उनको नाराज कैसे करेंगे? दो बातें। तीसरी चीज जो आती है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप कैलाश विजयवर्गीय जी का जो नाम बोल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उन्हें प्रदेश की किसी भी सीट से उतार दो, चाहे लोकसभा से चाहे विधानसभा से, तो वो जीत के दिखाने का मादा रखते हैं। ऐसे में ऐसे चेहरे का जो कहीं कहीं पार्टी के लिए क्रूशियल है, उसको क्यों राज्यसभा के लिए भेजेंगे? हाँ, ये जरूर है, आपने नरोत्तम का भी नाम बताया, जो नरोत्तम जो आशा लगाए बैठे हैं, जिसके लिए सब पूरा ये माना जा रहा है राजनीति में कि ये सब पूरी चीजें जो हुई हैं, जिसके कारण वहां जो बाइपोल होना नेसेसिटेड हो सकता है, ऐसी जगह पर नरोत्तम क्यों दिल्ली जाएंगे? जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो शिवराज जी की सरकार में नंबर 2 के मंत्री थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो नाम आप सर्कुलेट कर रहे हैं वो कहीं राज्यसभा के लिए हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का बड़ा सोच है। देखिए, कांग्रेस में 2 नाम, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ये तीसरी सीट के लिए बड़े वजनदार नाम ही कांग्रेस सजेस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 4 क्रॉस वोट करा लेती है, क्योंकि आप जानते हैं अनुसूची 10 के तहत उनकी सदस्यता अमान्य नहीं होगी, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो ऐसे में ये भय है, क्योंकि बिहार में देखा आपने हरियाणा में देखा और दूसरे राज्यों में भी जो रिसेंटली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स हैं, वहां आपने ये देखा होगा। तो ये भय तो रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग जो कयास लगा रहे हैं या मीडिया जो कयास लगा रही कि कमलनाथ भारी आदमी है, दिग्विजय सिंह भारी आदमी है, हालांकि ये भी है कि जीतू पटवारी का भी नाम आ सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जो नाम आप बता रहे हैं उन नामों में, यानी 2 नाम पर बात कर रहे हैं, बकाया के नामों की बात नहीं कर रहा हूं, कि शायद ही राज्यसभा की तरफ जाएं, क्योंकि ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जो
लीडर्स यहाँ बड़ी पोजीशन में हैं, ठीक है सर, उनको क्यों राज्यसभा भेजेंगे? राज्यसभा भेजने के लिए कुछ ठीक। ऐसे लीडर्स को भेजा जा सकता है जिससे आरएसएस को सेटिस्फाइड किया जाए, संगठन को सेटिस्फाइड किया जाए, ये हो सकता है। और ठीक है। मैं अभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी के बारे में केवल सेंट्रल लीडरशिप जानती है और कोई भी कयास भी नहीं लगा सकता। ठीक है। सुनील जोशी जी, आपके पास आता हूं। सुनील जी, देखिए, ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी से अभी कृष्ण गोपाल जी ने भी इशारा कर दिया कि भाई हम तो चुनाव लड़ते ही जीतने के लिए हैं और हम चुनाव पूरी दमदारी से लड़ते हैं। अब सत्यप्रकाश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। और देखिए, हार जीत बाद में है, वो कांग्रेस को डिस्कंफर्ट में लाने के लिए इस चुनाव में, वो चुनाव अगर कंटेस्ट कर जाती है, फाइट कर जाती है, तीसरी सीट पर अपना मजबूत उम्मीदवार उतार देती है, तो फिर कांग्रेस में उहापोह तो हो जाएगी। उहापोह होने की वजह से उसका फायदा बाकी 2 सीटों पर और बाकी आगे की सियासत में मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी अंदर खाने तैयारी करके बैठी है? एक बार फिर से हम देखेंगे कि दिक्कतें होंगी, जैसी कांग्रेस को दिक्कतें हुई थी तमाम पिछले चुनावों में, बड़े चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति पद का हो या दूसरे हों। जैसा पहले के वक्ताओं ने कहा कि भाजपा में सब कुछ तय नहीं होता, अंतिम समय में सब कुछ तय किया जाता है और चौंकाने वाले बातें, परिणाम या नेता निकलकर सामने आते हैं। जिन 2 नामों पर बात चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, अगर तीसरी सीट पर फाइट करना होगी बीजेपी को, अंदर खाने कांग्रेस में तोड़फोड़ करना होगी, तो शायद इन दो नेताओं को वो तीसरी सीट के लिए उतार सकते हैं। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है, और अभी पहले के वक्ताओं ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अभी किसी को कुछ पता नहीं, ऊपर के आला कमान के अलावा किसी अन्य नेता को ये पता नहीं कि किसे मैदान में उतारा जाएगा। तो तीसरी सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला नाम लेकर आएगी, तो शायद ये 2 ही उम्मीदवार मादा रखते हैं जो तीसरी सीट को जीत कर लाने की स्थिति में पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। राहुल राज जी, आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी में एक बहुत बड़े नेता मालवा चंबल अंचल में कैलाश विजयवर्गीय जो है, वो कई बार अपना दर्द भी बयां कर चुके हैं कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं हैं, कोई मेरे काम के लिए मना कर देते हैं। तो वो चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव कम हो, जो काफ़ी हद तक सीमित भी कर दिया है, और अगर वो बाहर चले जाते हैं तो एक बड़ा फ्री प्लेग्राउंड वहां पर मिल सकता है। एक ये कयास है, और ये इंदौर के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये बहुत स्वाभाविक है, चर्चा हो रही है। तो अगर वो जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को इस रास्ते से निकाल दिया जाता है दिल्ली, तो एक पूरा फ्री प्लेग्राउंड क्या मिलता नजर आ रहा है उस बड़े नेता को। नरोत्तम मिश्रा को लेकर कयास और अटकलें ये है कि भाई उन्हें पुनर्वास करना उनका जरूरी है, और अभी अगर उनको यहां चुनाव लड़ा देते हैं तो फिर 1 साल के अंदर उनको अपना को दोबारा साबित करना होगा। यहां दिक्कत होगी उनको जब चुनाव आएंगे, तो वो भी नहीं चाहेंगे यहां पर कि उलझें, तो वहां भी स्थिति फंसी हुई है। तो क्या बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि ये चीजें, इनमें से कुछ हो सकता है? देखिए अभिलाष जी, मैंने आशीष अग्रवाल जी की बात सुनी, राजनीतिक शुचिता की थी, तो मैं सोचा कि आज डिबेट में मैं वो बातें ना करूं जो मैं कहने जा रहा हूं। मगर हमारे मित्र कृष्ण गोपाल पाठक जी ने मजबूर किया और उन्होंने खुद बता दिया कि 48 विधायक हैं, 10 हमें खरीदने पड़ेंगे, तो भैया हम तो चुनाव लड़ेंगे, तो खरीद के ही बनाओगे ना। तो अभी राजनीतिक शुचिता की धज्जियां आपने उड़ा दी, तो अब आप बात सुनो। आपने कहा नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीडी शर्मा की भाजपा, हेमंत खंडेलवाल की भाजपा, और ये निगम मंडल के बाद आप मोहन यादव की भाजपा। जिनको मंत्रिमंडल से हटाना उनको राज्यसभा भेज दो, उदाहरण के तौर पे आपने नाम बता दिया। जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बच्चियां पानी कुआं ढूंढने जाती रायसेन में मर रही हैं। 38% प्रकरण आदिवासियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश में दर्ज हो रहा है, पूरे देश का एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। आदमी कफ सिरप से मर रहा है, यह चिंता का विषय नहीं है। कृष्ण गोपाल पाठक जी की चिंता का विषय है कि कांग्रेस के 10 विधायक खरीद के अपनी राज्यसभा कैसे ले जाए। शर्म तो आती नहीं है। लाइव टीवी डिबेट में कह दिया कि 10 विधायक चाहिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे, खरीदेंगे। इससे ज्यादा और बड़ा प्रमाण क्या खरीदेंगे नहीं बोला। अब सवाल जो आपने किया, खरीदेंगे नहीं बोला, हाशिए पे है, चुनाव लड़ेंगे कहा। कैलाश विजयवर्गीय हाशिए पे है, किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है कि इनके जो मंत्री, जिनको आपने मंत्री बना के बिठा दिया, ये अपना अध्यक्ष बनाया नरेंद्र सिंह तोमर जी को, वो हाशिए पे हैं। किसको नहीं पता है कि प्रहलाद पटेल की नहीं चल रही है? नगर निगम के बड़े से बड़े कार्यालय छोड़ो, खुद के नगर निगम इंदौर में एक ट्रांसफर नहीं करा पा रहे कैलाश विजयवर्गीय जी, और आप कांग्रेस को क्या दे रहे हो कृष्ण गोपाल पाठक जी? आप क्या इतनी ओवरलोडेड बस है, एक ब्रेक लगाओ 25 बार हो जाएंगे।
खैर कांग्रेस की चिंता मत करो, विधायकों ने अपनी बात बता दी है, हमारा कैंडिडेट सामने आएगा और वो जीत जाएगा। लेकिन मुझे आपकी मंशा पे इतनी हंसी आ रही है कि आपके आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करने जा रही है। यह शुचिता की राजनीति है कि 10 विधायक कम होने के बावजूद आप कह रहे हो कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़के 10 विधायक तोड़ेंगे। वाह साहब, ठीक है, ठीक है, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृष्ण गोपाल पाठक जी पहले जवाब दे दीजिए राहुल जी का, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। देखिए, राहुल जी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैंने उनको ये कहा था कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी में जो टूटन हुई थी वह राज्यसभा चुनाव को लेकर ही हुई थी। कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले, हमारे पास 2 विधायक, 2 सीट जीतने लायक विधायक हैं और तीसरे सीट के लिए 48 विधायक हैं। हमारा काम चुनाव लड़ने का है, हम लड़ेंगे। आपका काम, अगर आप चुनाव जीत सकते हैं तो जीते। आप जब आए थे तब आपके पास 63 विधायक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, अब 62 बचे हैं। एक विधायक आपको अपना विधायक कहने को तैयार नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। एक विधायक आपके वो कम हो चुकी हैं। आपको अपना घर संभालने की आवश्यकता है। और मैं तो समझता था कि अपने राहुल राज जी बड़े समझदार देश के नागरिक होंगे, जो राहुल गांधी की अमर्यादित भाषण और भाषा को सुनकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देंगे। लेकिन आज मुझे कहते हुए निराशा है कि राहुल राज जी, मैं आपको देश का नागरिक समझता था, देश का एक जागरूक व्यक्ति समझता था। आप राहुल गांधी की पार्टी में राहुल गांधी के विचारों का साथ देकर, उनसे सहमत होकर राहुल गांधी की पार्टी के लिए डिबेट कर रहे हैं। आपके लिए ये शर्म की बात है। आपके लिए ये शर्म की बात है कि आप कांग्रेस पार्टी से पूछने को तैयार नहीं है कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने लागू कर दी, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना 60 साल में क्यों नहीं देश में ला पाई। आपके लिए शर्म की बात ये शौचालय और स्वच्छ भारत योजना नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते ही लेकर आते हैं। कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वो देश का नागरिक नहीं है। अच्छी थ्योरी पढ़ाते हैं संघ के लोग आपको। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ना उधर मत जाइए। ठीक है, बहनों को वरदान ठीक है पाठक, आप मुझे ये ज्ञान दे रहे हो। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। कृष्ण गोपाल जी, मुझे ज्ञान दे रहे हो। कृष्ण गोपाल जी, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं वो देश का नागरिक। कृष्ण गोपाल जी, एक मिनट राहुल जी, राहुल जी एक मिनट। कृष्ण गोपाल जी सवाल पर आइए ना प्लीज। अभिलाष जी, ना अब मैं आप सवाल पर आता हूँ। ना राहुल जी एक मिनट, राहुल जी एक मिनट। भाषा उन्होंने प्रारंभ की, ठीक है, ठीक है कृष्ण गोपाल जी, भाषा प्रारंभ की, ठीक है, किन शब्दों का प्रयोग, ठीक है कृष्ण गोपाल जी, मैं आपसे सवाल लेता हूँ। ठीक है, हो गया सर, पर्सनल नहीं होना है सर, पर्सनल नहीं होना है, अभी चुनाव में वक्त है। मैं कृष्ण गोपाल जी अब आपसे सवाल ले लेता हूँ। व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते हैं। ठीक है, राहुल राज जी का आपने जवाब दे दिया। ठीक है, राहुल राज जी का वाली जगह कांग्रेस में रहना ही आज देश में पाप के ना ये मत कीजिए, ये मत कीजिए सर। ना ठीक है, 2016 के बाद अब जाके मौका मिला है आपको प्रवक्ता बनने का, पार्टी में जगह नहीं है आपकी। कृष्ण गोपाल जी बस ठीक है, खत्म कीजिए। कार्य समिति की घोषणा नहीं हो। कृष्ण गोपाल जी ठीक है, आप सवाल ले लीजिए। कृष्ण गोपाल जी ठीक है, हो गया कृष्ण गोपाल जी ठीक है, ऐसा नहीं है कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण गोपाल जी बस, जिसका नेता राहुल गांधी, अरे कृष्ण गोपाल जी का लगता है ऑडियो, मुझे मेरा ऑडियो नहीं मिल रहा उनको। कृष्ण गोपाल जी को ऑडियो नहीं मिल रहा है क्या? मेरा ऑडियो गिराना पड़ेगा उनका, लग रहा है। जो डर है ना वो दिख रहा है ना। एक मिनट राहुल जी, कृष्ण गोपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी बस, कृष्ण गोपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूं। जी कृष्ण गोपाल जी आप सवाल भी ले लीजिए। हो गया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों ने आपस में। हम यहां पर बात कर रहे थे, जैसे मैंने राहुल राज जी से पूछा नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय के लिए, तो आपको भी तो थोड़ा सा प्लेजर मिले कि मैं आपसे पूछूं कि कमलनाथ अगर जाते हैं तो कांग्रेस में किससे फायदा होता है? दिग्विजय सिंह को होता है, जीतू पटवारी को होता है, उमंग सिंगार को होता है, सीनियर लीडर में दिग्विजय सिंह अकेले बच जाते हैं। फिर जरा आप भी इतने सालों से सियासत कर रहे हैं, आपका विश्लेषण भी तो सुनना है। ये कांग्रेस को तो आप दिन भर कोसते रहते हैं, जरा आप अपने अंदर की बात तो बताइए, क्या चल रहा है? अगर कमलनाथ जी को भेज दिया दिल्ली तो सबसे बड़ी लॉटरी कांग्रेस में किसकी लग रही सर? प्रश्न किससे है ये? आप ही से है सर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता से है मेरा प्रश्न। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या क्या टूट फूट होगी, कौन नाराज होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? पूरी कांग्रेस ले ली और आपको लेना देना नहीं है? पूरी कांग्रेस आपने ले ली नाराजों को ले लेके, और कितने शरीफ बनते हैं आप लोग। पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मेरा उत्तर सुनिए। हमारे यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ ना व्यक्ति का कद कुछ अपना बढ़ाने के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा। बीजेपी तो दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी है साहब, मैं बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो पूछ रहा हूं कि एक सजग सत्ता पक्ष होने के नाते विपक्ष के लोगों को आप देखते होंगे, और मुझे तो जितना पता है कि कांग्रेस में नाराज कौन चल रहा है, जितना कांग्रेस को नहीं पता होता उतना आप लोगों को पता होता है। और हर चुनाव से पहले जितने नाराजों को आपने पुनर्वासित किया है, अपने यहां बुलाया है, उन्हें आपने शरण दी है,
तो मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि जब आपके पास अंदर की इतनी डीप जानकारी होती है जितनी कांग्रेस के अध्यक्षों को नहीं होती, तो मुझे ये बताइए कि अगर कमलनाथ जाते हैं तो आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में किस कांग्रेस नेता की बल्ले बल्ले हो रही है सर? देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे के बारे में, अंदरूनी उनका जो भी दांव पेच चलते हैं, जोड़ तोड़ चलती है, तरकीब वाली राजनीति करती है, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि उस पर कमेंट दूं। उनके यहाँ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी मैं दिनेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैंने एक पत्र पढ़ा जो उन्होंने राहुल गांधी जी को भेजा है। उन्होंने लिख दिया है कि आप जीतू पटवारी जी को पद से हटा दीजिए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने में सक्षम नहीं है। तो कमलनाथ जी का नाम आने के बाद दिग्विजय सिंह जी क्या करेंगे, जीतू पटवारी जी क्या करेंगे, सज्जन सिंह वर्मा जी क्या करेंगे, उमंग सिंगार जी क्या करेंगे, और खुद राहुल राज के विचार क्या होंगे अंदर से, मीडिया के सामने की बात नहीं कर रहा, वो कांग्रेस पार्टी के नेता जाने। हम तो यही बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील करेंगे कि जो भी राज्यसभा में आप जिसका भी नाम भेजना चाहते हैं, अगर वो जाता है तो भारत के लिए काम करे, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए काम करे, भारत की परंपराओं के लिए, मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ठीक है सर, मैं अब जल्दी से आ जाता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए कितने मासूम है कृष्ण गोपाल पाठक जी और बीजेपी कह रहे हैं हमें पता ही नहीं होता कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या लेना देना। मतलब आधी कांग्रेस ले ली और इन्हें पता ही नहीं है कि कांग्रेस में अंदर क्या चल रहा है, कौन नाराज है, किससे नाराज है। जरा सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये हाइपोथेटिक सवाल भी पूछता हूं तो कमलनाथ जी का, चूंकि लगभग सुनील जोशी जी ने भी कहा कि हो सकता है उनका नाम, आप भी कह रहे हैं कि एक ही रास्ता बन सकता है उनके लिए, और जिस एज में वो हैं, उनकी अभी उनकी हेल्थ भी उनको अलाउ नहीं कर रही, तो राज्यसभा एक बहुत अच्छा उनके लिए जगह उपयुक्त हो सकती है। इसका कांग्रेस में किससे फायदा मिल सकता है? दिग्विजय सिंह को मिल सकता है, जीतू पटवारी को मिल सकता है, उमंग सिंगार थोड़ा सा उभर कर आ सकते हैं। मतलब एक वैक्यूम बहुत बड़ा बनेगा कमलनाथ जी के उधर जाने से वापस, तो उस जगह पर कौन आ सकता है सर? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपका विचार या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बढ़िया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2023 असेंबली इलेक्शंस के बाद, जीतने के बाद, दूसरा लोकसभा 2024 में उनके बेटे के हारने के बाद, कमलनाथ राजनीति में ही इनएक्टिव, तो ये केवल संभावनाओं हैं। वो भी कब? जब क्रॉस वोटिंग का अगर खतरा है तो वो एक ही लीडर के नाम पर क्रॉस वोटिंग रुक सकती है, क्योंकि वो एक अच्छे मैनेजर पार्टी के अंदर माने जाते हैं। सर वो तो लग रहा है, अभी तो बोल दिया पाठक जी ने कि हम तो चुनाव लड़ने, लगभग इशारा कर दिया उन्होंने कि जा रहे हैं लड़ने। पूरी अभिलाष जी, पूरी अच्छी बात सुन ले। और ये कारण क्यों? क्योंकि 2023 में भी अगर कांग्रेस जीती तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ एक बड़ा कारण थे। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे, कमलनाथ थे, और ज्यादातर एमएलए भी उनके साथ थे, इसलिए पार्टी हाईकमांड ने उनको सीएम की कुर्सी सौंपी थी। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि किसको फायदा मिले, तो मेरा ये मानना है, अगर भारतीय जनता पार्टी, वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इलेक्शंस हैं और उसको जीतना सबसे बेहतर अगर देश में किसी को आता है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को आता है। वो सब तरीकों से चुनाव को जीतने की रणनीति करते हुए, अभी आप कह रहे हैं कि स्वच्छता की राजनीति, स्वच्छता की पॉलिटिक्स, ये सब ठीक है, लेकिन अगर वो राज्यसभा में अपनी संख्या को और मजबूत करना चाहते हैं तो जो एक सीट जरा सी छोटे से एमएलए को क्रॉस वोटिंग करने के प्रति आकर्षित करने के लिए अगर सीट तीसरी आती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि अभी भले ही ऑफिशियली ना तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, केवल आप ही लोग, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वही कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम तीसरी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को आप कम मत आकलित करिए, क्योंकि जब उसके पास एक बड़ी संख्या बचती है 2 सीट्स के बाद, तो वो तीसरी सीट पर भी अपना दावा कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, मेरा जहां तक मानना है। अब बात आती है कि दूसरी लीडरशिप किसको फायदा मिलेगा अगर कमलनाथ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कमलनाथ के मध्य प्रदेश से जाने से कोई वैक्यूम आएगा जिसको वैक्यूम को कोई भरेगा, क्योंकि आज जो मेन स्ट्रीम में है वो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा आप देखिए अरुण यादव भी उतने नहीं हैं, दूसरे जो लीडर्स हैं वो भी नहीं है, जैसे आपने सज्जन सिंह वर्मा का भी नाम, अजय सिंह राहुल भैया हो गए, हाँ ये कोई उतने एक्टिव नहीं है। अजय सिंह राहुल भैया ऑलरेडी एमएलए हैं। तो आज जो स्थिति बनती है, मेरा ये मानना है कि केवल कास्ट बैलेंस और ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस उस आदमी को टिकट देगी, लेकिन जब जीत सुनिश्चित होगी तब अगर कहीं उस पर कोहरा छा गया तो एक मजबूत प्रत्याशी आपको कांग्रेस की तरफ से दिखेगा जो उस सीट को बचा सके।
ये मेरा ठीक है। और बिल्कुल जाते जाते मैं बस एक सवाल सुनील जोशी जी और आपसे लेता हूं। कितने % चांस लग रहे हैं आपको सत्यप्रकाश शर्मा जी कि बीजेपी तीसरी सीट के लिए पूरी दम लगाने जा रही है और कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है? देखिए, मेरा ये मानना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी का जो ट्रेंड है चुनाव लड़ने का, तो मैं कंटेस्ट दिस इलेक्शन ऑन 3rd सीट। और कंटेस्ट करेंगे तो फिर वो पूरी दम लगाएंगे क्योंकि हर चुनाव को वो गंभीरता से लेते हैं। सुनील जोशी जी, आपको क्या लग रहा है कितने % चांस है कि कांग्रेस जितना आसान समझ रही है उतना आसान नहीं होने जा रहा है? बीजेपी लड़ेगी और लड़ेगी तो फिर वो सब करेगी जो पहले करती रही है। चौंकाने वाला फैसला बीजेपी लेती, जैसा मैंने पहले कहा, तो यहाँ मुझे लगता है 70% ये संभावना बन रही है कि बीजेपी अंतिम समय में कोई एक ऐसा दांव फेंकेगी और किसी एक ऐसे नेता को मैदान में उतारेगी जो जीतने की स्थिति में पार्टी को पूरा सहयोग करेगा। चलिए, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है राज्यसभा चुनाव। मध्य प्रदेश का कहानी अभी शुरू हमको लग रहा था हो गई है। बार बार नाम इधर उधर के आ रहे हैं जा रहे हैं, पर बहुत सारे समीकरण हैं इस राज्यसभा की। भले ही 3 सीटें हैं पर पूरे प्रदेश की सियासत को ये जाहिर सी बात है इम्पैक्ट करने जा रही हैं। विद इन दी पार्टी और पूरे प्रदेश के लेवल पर, दोनों लेवल पर यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस को संभल कर रहना होगा। बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है, सब जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर अपने खाने में भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही है और बीजेपी को फायदा उठाने का पूरा हक भी है। सियासत होती ही इसलिए कि दूसरी की कमजोरी का फायदा उठाइए और अपने आप को मजबूत बनाते जाइए। देखते हैं कि इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी साख और सीट बचा पाती है या एक बार फिर बीजेपी उसे मात दे जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, सुनील जी, राहुल राज जी और कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।